के बारे में ही थोड़ा सा और डिटेल में देखूंगा। देखिएगा, अब epidermal cells of the roots whose function is water absorption commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorptive surface area। तो जो रूट्स होती है ना, रूट्स के जो रूट्स के जो हमारे एपिडर्मल सेल्स होते हैं, मतलब रूट के केस में जो एपिडर्मिस होता है उसमें बहुत छोटे छोटे हेयर्स की तरह, जैसे बाल होते हैं वैसे छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं उसमें। तो अभी एपिडर्मिस में ही हमने एक तो एपिडर्मिस के फंक्शंस कर लिए थे और स्टोमेटा करा था। उसके बाद एपिडर्मिस में ही अगला ये है कि एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स, एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स bear hair-like parts, hair-like parts और वाटर एब्जॉर्प्शन। क्योंकि रूट्स का काम क्या होता है, रूट्स का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, तो वाटर एब्जॉर्प्शन का इनका काम होता है एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स, दे बियर हेयर लाइक पार्ट्स फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई भी प्लांट है तो उस प्लांट की, जैसे मान लीजिए ये रूट है, ठीक, तो इस रूट में ऐसे 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 इस तरीके से हेयर लाइक पार्ट्स बाहर की तरफ निकले रहते हैं, ठीक है। तो ये हेयर लाइक पार्ट्स जो रूट्स में से निकले रहते हैं, ये हेयर लाइक पार्ट्स क्या करते हैं, ये रूट का ना एरिया बढ़ा देते हैं, और जब एरिया बढ़ा देते हैं तो ये वाटर को बड़े आराम से एब्जॉर्ब कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर किसी ऐसे कपड़े की बात करें जिसमें बहुत सारे थ्रेड्स निकले हुए हों, ठीक है, जैसे कि एक टाल होता है जिसमें बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, तो वो क्या करता है, वो बड़े आराम से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने। तो बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर रूट्स का भी, जो रूट्स में हेयर लाइक पार्ट्स निकले रहते हैं ना, तो वो वाटर एब्जॉर्प्शन में उनको हेल्प करता है, ठीक, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वाटर एब्जॉर्प्शन से प्लांट की ग्रोथ पर फर्क पड़ता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। बताइए जी, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया सभी को, मेरी आवाज आ रही है सबको, शिवांश? यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद यस सर। ओके, उसके बाद में मैं बात करूंगा डेजर्ट प्लांट्स की। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, जो कहाँ मिलते हैं, डेजर्ट में मिलते हैं। तो डेजर्ट प्लांट्स का जो एपिडर्मिस होता है, in some plants like desert plants, epidermis has a thick waxy coating of cutin. Cutin is a chemical substance with waterproof quality on its outer surface. तो डेजर्ट पार्ट्स में, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स में एपिडर्मिस has a thin waxy coating called cutin, CUTIN, called cutin, ठीक। आपने देखा होगा जो कैक्टस का प्लांट होता है ना, तो कैक्टस का प्लांट ज्यादातर कहाँ पर, डेजर्ट्स में पैदा होता है कैक्टस का प्लांट। तो जो कैक्टस का प्लांट होता है उसमें ये होता है कि अलग अलग आपको कांटे तो दिखाई देते हैं उसमें, ठीक है, थॉर्न्स तो उसमें होते हैं, कांटे तो होते हैं, लेकिन उसके अलावा आप अगर उसकी सरफेस देखें तो सरफेस बड़ी शाइनी और बड़ी स्मूथ सरफेस होती है। वो शाइनी और स्मूथ सरफेस कैसे होती है, आप ये देखिएगा, जो वैक्स होता है ना, वैक्स हमेशा शाइन करता है। वैक्स की अगर हम पॉलिश की बात करें, हम शू पर भी वैक्स पॉलिश करते हैं, व्हीकल्स पर भी वैक्स की पॉलिश होती है, तो उस पॉलिश से शाइन आ जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो वही चीज है कि एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, उस वैक्सी सब्सटेंस को बोलते हैं क्यूटिन। क्यूटिन की वजह से एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाती है प्लांट के आउटर साइड में, और उस प्रोटेक्टिव कोटिंग की वजह से ही जो वाटर है वो वाटर लॉस नहीं होता एटमॉस्फेयर में, इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन नहीं होता प्लांट पार्ट्स में से। मतलब प्लांट में से वाटर लॉस अगर हो जाएगा तो डेजर्ट्स में तो वैसे ही वाटर नहीं मिलता, डेजर्ट में जहां वो जमीन में लगे हुए हैं पौधे, वहां उसको जमीन से भी वाटर नहीं मिलेगा, तो डेजर्ट में तो वैसे ही वाटर नहीं होता, ऊपर से ट्रांसपिरेशन होकर वाटर लॉस हो गया तो प्लांट तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस वजह से जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो स्पेशल प्लांट होते हैं। उनमें क्या होता है कि जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस अपने एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस एक पतली कोटिंग, एक बारीक सी वैक्स की कोटिंग प्लांट के चारों तरफ बना देती है। उस कोटिंग की वजह से ट्रांसपिरेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर नहीं होता।
ठीक है, ये सबको समझ में आ गया जी क्यूटिप का पर्पस बताइए। आदित्य, आदित्य समझ गए? यस सर। अनमोल तुम बताओ, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, इसके बाद में मैं आगे देखता हूँ। As plants grow older, एक क्वेश्चन है और मैंने आपको नोट्स में भी एक क्वेश्चन बनाकर दिया था। उस क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम? Is the outer layer of a branch of a tree different from the outer layer of a young stem? Is the outer layer of a branch of a tree different from the outer layer of a young stem? अगर मान लीजिए मैं किसी भी एक ट्री की बात करता हूँ, तो ट्री की कोई भी ब्रांच ले लीजिए, कोई भी स्टेम होता है, स्टेम में से अलग अलग ब्रांचेस निकली जाती हैं। तो वो जो ब्रांचेस निकलती हैं, उन ब्रांचेस की जो आउटर लेयर होती है उसी को तो हम एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस कहाँ होती है? प्लांट में, पूरे प्लांट में मिलती है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस में किसी तरीके का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पोर्स मिलते हैं। वो भी कहाँ पर? लीफ के एपिडर्मिस में। और उन्हीं स्मॉल स्मॉल पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं, और उन्हीं में से ट्रांसपिरेशन होता है, उन्हीं की वजह से फूड प्रिपरेशन होता है। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम? अगर किसी भी ट्री की किसी भी ट्री की किसी भी ब्रांच की आउटर लेयर की बात करें और किसी यंग स्टेम जो अभी अभी डेवलप हुआ है, यंग स्टेम की आउटर लेयर की बात करें, तो क्या उनमें कुछ अंतर होता है? तो वही हमको डिस्कस करना है। हम बात करते हैं कि अंतर होता है या नहीं होता है, वो डिस्कस करते हैं। जरा सुनिएगा सभी बच्चे ध्यान से। As plants grow older, the outer protective tissue undergoes certain changes. जैसे जैसे प्लांट की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है, तो जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर में भी कुछ चेंजेस होते हैं। क्या क्या चेंजेस होते हैं सुनिएगा। A strip of secondary meristem replaces the epidermis of the stem. एक स्ट्रिप सेकेंडरी मेरिस्टेम की, मैं बोलता हूँ ना, मेरिस्टेम जैसे डेवलप होता जाता है, तो पहले था लेटरल मेरिस्टेम, उसके बाद जब वो ग्रो करके ऊपर पहुंच जाता है तो उसको कहते हैं इंटरकैडरल मेरिस्टेम। वो ग्रो करके और ऊपर पहुंचता है, यानी कि बिल्कुल टिप ऑफ द स्टेम, तो वहां पर वो क्या रहता है? एपिकल मेरिस्टेम। तो हम ये कहते हैं कि जब वो मेरिस्टेम ग्रो करता है, तो a strip of secondary meristem replaces the epidermis of the stem. तो पीछे से जो मेरिस्टेम ग्रो करता हुआ आ रहा है, वो एपिडर्मिस की एक लेयर को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, मतलब एपिडर्मिस, वो सॉरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है मेरिस्टेम, वो धीरे 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 ग्रो करता आ रहा है। लेटरल से पहुंचा इंट्राकैलरी पर, इंट्राकैलरी से पहुंचा एपिकल पर, और एपिकल बिल्कुल आउटर कवरिंग हो गई, यानी कि अब वो एपिडर्मिस तक पहुंच चुका है। आउटर कवरिंग क्या होती है? एपिडर्मिस। तो मेरिस्टेम ग्रो करते करते जैसे ही एपिडर्मिस पर पहुंचता है, तो वो एपिडर्मिस की कई लेयर्स होती हैं, वो एपिडर्मिस की एक लेयर को रिप्लेस कर देता है। ये समझ में आ गया सभी को? बताइए न्यासा, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मेरिस्टेम जो होता है वो धीरे 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 ग्रो करते हुए जब वो एपिडर्मिस यानी कि आउटर लेयर पर पहुंचता है, तो वो आउटर लेयर की यानी कि एपिडर्मिस की एक लेयर को रिप्लेस कर देता है, खुद सेट हो जाता है वहां पर जाकर। अच्छा, cells on the outside are cut off from this layer. जो बाहर के जो सेल्स होते हैं वो इस लेयर के टच में नहीं होते, वो उससे कट ऑफ हुए रहते हैं, अलग रहते हैं। ठीक, आप ये देखिएगा कि जैसे मान लीजिए ये एपिडर्मिस की आउटर लेयर है, ये एपिडर्मिस है किसी भी प्लांट की आउटर लेयर, और यहाँ से नीचे से मेरिस्टेम ग्रो करते करते पहुंच गया है यहाँ। तो एपिडर्मिस में क्या होता है? बहुत सारी लेयर्स होती है, 1 2 3 4, बहुत सारी। तो इसमें तो सबसे नीचे वाली लेयर है ये मेरिस्टेम,
जो अभी नीचे से ग्रो करके पहुंची है, ये यहाँ पर पहुंच गई एपिडर्मिस की एक लेयर के पास पहुंच गई है। तो मेरिस्टेम एपिडर्मिस की आउटर सेल से टच में नहीं है, तो कट ऑफ हो रखी है, उनसे दूर है ना। अच्छा, हम बोलते हैं दिस फॉर्म्स द सेवरल लेयर थिक कॉर्क और द बार्क ऑफ द ट्री। ठीक, तो हमने कहा बार्क यानी कि जो बिल्कुल आउटर कवरिंग होती है, उस पे क्या होता है, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर। तो वो काफी थिक हो जाता है, काफी मोटी होती है। प्लांट की, किसी भी प्लांट की आप आउटर कवरिंग देखेंगे तो काफी मोटी होती है, काफी हार्ड होती है। तो उसमें जो ये बाहर वाला है, बिल्कुल बाहर वाला, इसको तो बोलते हैं एपिडर्मिस। और इस लेयर में जो ये नीचे से ग्रो करती हुई आ रही है लेयर, इसको बोल देंगे बेटा मेरिस्टेम। ठीक है, नीचे से ग्रो करते करते यहाँ पे पहुंची, अभी आउटर लेयर से ये काफी दूर है। Cells of cork are dead and compactly arranged without intracellular spaces. ये जो बाहर है कॉर्क जो है, इसकी जो सेल्स हैं, ये क्या होते हैं, डेड सेल्स। ये पूरी तरह से डेड सेल्स होते हैं। आप देखेंगे प्लांट की जो आउटर कवरिंग होती है, जो स्टेम होता है, वो बाहर से बहुत रूखा सूखा सा आपको दिखाई देता है, तो हम ये कहते हैं कि वो बाहर से डेड होते हैं उसके सेल्स। ओके, उसके बाद में ये है कि cells of cork are dead and compactly arranged without intracellular spaces, उनमें intracellular space भी नहीं होता। और they also have a chemical called suberin in their walls that makes them impervious to gases and water। ठीक है, तो उनपे गैसेस का और वाटर का, किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं प्लांट को बाहर से मैं उसमें पानी डाल दूं, तो आप क्या सोचेंगे कि ऐसा थोड़ी है कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा, वो वहां से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता ही नहीं है। तो पूरे प्लांट को भिगोने से उतना फायदा नहीं होता जितना उसकी रूट्स में पानी डालने से फायदा होता है, क्योंकि रूट्स में होता है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट की ग्रोथ में उसकी हेल्प करते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या था, इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम? हम कहेंगे यस। क्या अंतर होता है, ये जो यंग स्टेम होता है, यंग स्टेम का जो आउटर लेयर है, दैट इज नोन एज मेरिस्टेम, क्योंकि यंग स्टेम नीचे से धीरे धीरे डेवलप होता हुआ आ रहा है। और स्टेम का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसमें डेड सेल्स है, इसमें लाइव सेल्स। तो ये डिफरेंस होता है। बताइए जी, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. सभी को क्लियर है? दिव्यांशी, गरिमा, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? चलिए, उसके बाद देखते हैं, ये हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू पूरी तरह से खत्म हो गया। इसमें पैरेन्काइमा, फ्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मिस और स्टोमेटा। इसके फंक्शंस विद डायग्राम मैं आपको नोट्स बनाकर भेज चुका हूँ, वो आप अच्छे से लर्न कर लेना, कोई चीज छोड़ना मत उसमें। ठीक है, अगला देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या है, अब देखिएगा, हमने सबसे पहले आपको ये बताया था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है, दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। उसमें जो सेल्स की टाइप होती है, वो एक जैसे ही सेल्स होते हैं सारे। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो पहला इसका पॉइंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू is made up of different types of cells. Different types of cells. ठीक है, अगला देखते हैं। आगे है, all these cells coordinate to perform a common function. All these cells coordinate to perform a common function. जितने भी ये सेल्स हैं, ये सेल्स अलग अलग टाइप के जरूर हैं, लेकिन सबका आपस में कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि ये फंक्शन एक जैसा ही परफॉर्म करते हैं। सेल्स होते अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन फंक्शन एक जैसा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू का अगर मैं एग्जांपल देखूं, तो एग्जांपल होते हैं इसके जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, जाइलम जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। अब इसमें
हम आगे देखते हैं जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों में अंतर क्या है और ये दोनों होते क्या हैं, पहले इनके बारे में देखते हैं। Xylem and phloem are examples of complex tissues. They are both conducting tissues and constitute a vascular bundle. Vascular or conductive tissue is a distinctive feature of the complex plant, one that has made possible their survival in the terrestrial environment. ठीक है, तो vascular bundle का मतलब क्या होता है? Terrestrial environment। हमने ये कहा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि आप उनको जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है वहां पर भी ले जाइए, वो वहां पर भी अच्छे से ग्रो करेंगे। जहाँ कम बारिश हो रही है वहां पर भी अच्छे से ग्रो करेंगे। अगर प्लेन रीजन्स में ले जाएं वहां भी अच्छे से ग्रो करेंगे, अगर आप माउंटेनियस रीजन में ले जाएं तो वहां भी अच्छे से ग्रो करेंगे। तो वस्कुलर बंडल का काम क्या होता है कि वो प्लांट को हर तरीके से फ्लेक्सिबल बनाता है, प्लांट टिश्यूज को हर तरीके से फ्लेक्सिबल बनाता है कि प्लांट्स को हम किसी भी तरीके के रीजन में डेवलप होते हुए देख सकते हैं। तो ये काम होता है वस्कुलर बंडल का। वस्कुलर बंडल क्या होते हैं? वस्कुलर बंडल क्या होते हैं? कंडक्टिव टिश्यू होते हैं। ये नहीं कि अगर मैंने रूट्स में पानी दिया तो पता चला सिर्फ रूट ग्रो कर रही है, प्लांट ग्रो ही नहीं कर रहा है। तो क्या होते हैं कि जाइलम और फ्लोएम ये होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टाइप्स। और जाइलम और फ्लोएम दोनों ही क्या होते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। बेटा कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब आप ये समझ लीजिए, आपने जो कंडक्टर पढ़ा है ना, आपने कंडक्टर पढ़ा होगा कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई हीट का गुड कंडक्टर है तो इसका मतलब एक जगह आपने गर्म करा तो वो पूरा का पूरा पोर्शन उस मेटल का गर्म हो गया। आपने एक जगह करंट अप्लाई करा तो इसका मतलब पूरे के पूरे कंडक्टर में करंट फ्लो करने लगा। यहाँ पर मैं बात करता हूँ कंडक्टिंग टिश्यू की। तो कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब क्या है कि मैं एक तरफ पानी दूंगा, एक तरफ अगर मैं पानी दूंगा तो पूरे के पूरे टिश्यू में चारों तरफ पानी का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। तो जाइलम और फ्लोएम का जो मेन काम है वो है वाटर का और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन। तो ये कंडक्शन करता है उसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब मैं अलग अलग दोनों को स्टडी करता हूँ, पहले जाइलम की बात करूंगा फिर फ्लोएम की बात करूंगा। पहले हम जाइलम की बात करेंगे। तो जाइलम जो है, जाइलम के जाइलम के चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक है ट्रैकीड्स, ट्रैकीड्स होते हैं इसमें जाइलम में। और ट्रैकीड्स के अलावा वेसल्स होती हैं, जाइलम वेसल्स बोल देते हैं उसको। और एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा। ये सिंपल जो हमारी सिंपल टिश्यू थी, एक तो सिंपल टिश्यू थी और एक हमारी थी परमानेंट टिश्यू। ठीक, तो सिंपल टिश्यू में जो पैरेन्काइमा था उससे अलग है जाइलम पैरेन्काइमा। और एक होती है जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स, ठीक है। अब जरा देखिएगा ये जो चारों कैटेगरीज हैं इनको अलग अलग स्टडी करते हैं। Xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers। तो xylem में ये चार अलग अलग तरीके की टिश्यू की चार अलग अलग टाइप्स होगी, चार अलग अलग कैटेगरी होगी। ठीक है, तो क्या हो गई? ट्रैकीड्स, वेसल्स, xylem parenchyma and xylem fibers। उसके बाद अब मैं बात करूंगा सबसे पहले ट्रैकीड्स की और वेसल्स की। हम ये कहेंगे ना सेल्स हैव थिक वॉल्स एंड मेनी ऑफ देम आर डेड सेल्स। ये जो जाइलम होते हैं ना, सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरीके की होती है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पहला फंक्शन क्या है कि पहला जो फीचर है वो क्या है कि दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बनती है, लेकिन जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं, एक जैसा फंक्शन। वो एक जैसा फंक्शन क्या होता है कि वो कंडक्शन में हेल्प करते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू होती है, कंडक्शन किसका? वाटर का, मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का थ्रू आउट द प्लांट। उसके बाद अब मैं बात करूंगा कि दो तरीके के होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में चार कैटेगरीज होती हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फिर ट्रैकीड्स की और वेसल्स की बात करते हैं एक साथ। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले देखेंगे ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स।
ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है बेटा कि इनका जो इनका आउटलुक होता है, जो हम इनको बाहर से देखते हैं तो ये ऐसे लगते हैं जैसे कोई ट्यूब हो, है ना। मैं डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे प्रकृति की बात करें, अगर हम ट्रैकिड की बात करते हैं तो ट्रैकिड कुछ ऐसा होता है। ट्रैकिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये क्या है कि जैसे लंबी सी ट्यूब हो, ये मैंने बीच में से काट के दिखा दिया इसको, कि बीच में से काट के ऊपर वाला टुकड़ा अलग कर दिया। और इसमें क्या होता है, इसमें ना छोटे छोटे होल्स होते हैं ऐसे। इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, जो स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, इनको बोलते हैं बेटा हम पिट। इनको बोलते हैं हम PIT पिट। ये तो ट्रैकिंग का स्ट्रक्चर है। और पिट का क्या काम होता है कि पिट अपने अंदर वाटर को स्टोर करता है, और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो इनके थ्रू वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वो ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू आउट द प्लांट सेल। उसके बाद हम बात करते हैं वेसल की, तो वेसल का स्ट्रक्चर देखिए, वेसल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। वेसल का ऐसा स्ट्रक्चर होगा, और इसके अंदर भी चारों तरफ जो है पिट्स, पिट्स ही पिट्स बने रहते हैं। पिट्स मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, वाटर को स्टोर करना, वाटर को थ्रू आउट प्लांट रिटेन करके रखना। रिटेन मतलब रोक कर रखना वाटर को। फिर ऐसा नहीं होता, जैसे मान लीजिए हमने किसी पौधे में पानी दिया, तो आप ये देखिएगा कि पौधा 2 दिन तक 3 दिन तक बिल्कुल ग्रीन रहता है। उसके बाद में अगर आपने पानी देना बंद कर दिया, तो जितना भी वाटर उसने रिटेन कर रखा है, यानी कि स्टोर कर रखा है, वो सारा ट्रांसपायर हो जाता है, ट्रांसपीरेशन हो जाता है। तो जब पानी बचेगा नहीं उसमें, तो फिर पौधा जो है उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे कहाँ से, फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा, फूड प्रिपरेशन कहाँ से होगा, नहीं हो पाएगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर होता है बेटा वेसल्स का। ठीक, वेसल्स का ऐसा स्ट्रक्चर। वेसल्स के बाद में एक चीज और है, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा कुछ ऐसा होता है। इस तरीके का। और यहाँ पर आप ये देखिएगा कि हर एक जो सेल है, हर एक सेल में आपको एक थोड़ा सा डार्क पोर्शन दिखाई दे रहा है, एंड दिस डार्क पोर्शन इज नोन एज न्यूक्लियस। इसको तो बोलेंगे न्यूक्लियस। और जो सेल के अंदर का जितना भी पोर्शन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और उसमें बाकी वैक्यूल्स वगैरह जितनी भी सारी चीजें होती हैं, वो पूरा का पूरा जो पोर्शन है, उस पूरे पोर्शन को आप क्या बोल देते हैं, सेल का जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको आप बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा। अब देखिएगा, अब यहाँ पर आप इन तीनों स्ट्रक्चर को अगर देख रहे हैं गौर से, तो आपको तीनों स्ट्रक्चर में एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी। ये तीनों स्ट्रक्चर जो है ना, वो फैले हुए नहीं है, तीनों स्ट्रक्चर लंबे लंबे हैं। लंबे लंबे स्ट्रक्चर मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर्स हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है वाटर ट्रांसपोर्ट करना। वाटर लेते हैं रूट से, और रूट से वाटर लेकर उनको पूरे के पूरे प्लांट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है।
और आप ये देखिएगा कि ये अलग अलग तरीके के टिश्यूज हैं, ठीक। और ये ट्रैकीड हो गया, वेसल हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया। जाइलम फाइबर की जो मैं बात करूं, तो ये जो जाइलम पैरेन्काइमा में आपको स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस दिखाई दे रही है ना, जो ये फाइबर्स हैं स्ट्रेट स्ट्रेट, इन्हीं को हम जाइलम फाइबर बोलते हैं। तो इसलिए जाइलम फाइबर का अलग से कोई डायग्राम नहीं है और अलग से उसको बताने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ट्रैकीड्स एंड वेसल्स दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, आप देख रहे हैं, दे लुक लाइक अ ट्यूब, जैसे कि एक ट्यूब हो जिसमें वाटर स्टोर्ड हो और वाटर को वो आगे शिफ्ट कर रही है, वाटर को आगे ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। Tracheids and vessels are tubular structures. This allows them to transport water and minerals vertically. Vertically plant में वो transport करने के काम आते हैं water को और minerals को। फिर है the parenchyma stores food and helps in the sideways conduction of water. ये जो parenchyma है, parenchyma का काम होता है food को अपने अंदर store करना और sideways उनको transport करना। भाई ऐसा है कि अगर मान लीजिए हम plant में सिर्फ और सिर्फ वाटर और मिनरल्स को सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही ट्रांसपोर्टेशन मिलता है तो प्लांट सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ेगा। लेकिन आप जानते हैं कि साइडवेज धीरे 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 स्टेम भी धीरे धीरे चौड़ा होता जाता है, तो स्टेम की भी ग्रोथ, वो विड्थ भी उसकी बढ़ती है, लेंथ तो ऑब्वियसली बढ़ती ही है, विड्थ थोड़ा धीरे बढ़ती है लेकिन लेंथ थोड़ा तेजी से बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मैं जाइलम की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो जाइलम पैरेन्काइमा है इसका काम होता है फूड को स्टोर करके रखना और वो धीरे 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 साइडवेज ग्रोथ में हेल्प करता है, प्लांट की साइडवेज ग्रोथ में हेल्प करता है कौन, जाइलम पैरेन्काइमा। फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिंग फंक्शन, फाइबर्स का मेनली काम क्या होता है, सपोर्ट करके रखना, सपोर्टिव फंक्शन होता है उनका कि भाई आप स्टोर कर रहे हैं फूड, तो मैं आपका फूड स्टोरेज में मैं आपका सपोर्ट करूंगा, आप वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो मैं उसमें आपका सपोर्ट करूंगा। तो जाइलम फाइबर का काम सिर्फ और सिर्फ फूड को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने का होता है कि वो ट्रैकीड्स को, वेसल्स को, जाइलम पैरेन्काइमा को, इन तीनों को वो सपोर्ट करता है उनके फंक्शंस प्रॉपर्ली करने में। कौन, जाइलम फाइबर्स। तो ट्रैकीड्स एंड वेसल्स इन दोनों का काम क्या हो गया, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, वाटर और मिनरल को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन हो गया कि ये फूड को स्टोर करता है और प्लांट की साइडवेज ग्रोथ में उसकी हेल्प करता है। और जाइलम फाइबर का क्या फंक्शन हो गया कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैकीड्स, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा इन तीनों को सपोर्टिंग फंक्शन देता है, सपोर्ट करता है। बताइए जी, समझ में आ गया सब बच्चों को जाइलम का पूरा कंप्लीट? Yes, sir. ठीक है, शिवांश समझ गए? गरिमा समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. इधर समझ गए? इधर समझ में आ गया? जैसे जाइलम था एक टाइप का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, अब दूसरे टाइप का है हमारे पास फ्लोएम। अब फ्लोएम की बात करते हैं, तो फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। फ्लोएम जो है, फ्लोएम की अलग अलग टाइप्स नहीं होती, फ्लोएम जो है वो अलग अलग तरीके के 4 तरीके के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। क्या, फ्लोएम इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, 4 तरीके के एलिमेंट से मिलकर बनता है। ये क्या क्या, सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, seed tubes, companion cells, seed tubes, companion cells, phloem fibers, phloem fibers, and phloem parenchyma। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो ये 4 तरीके के एलिमेंट से मिलकर बनता है क्या, फ्लोएम, सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसका आप स्ट्रक्चर देखिएगा कि जो एक फ्लोएम है, फ्लोएम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है वो देखिएगा, समझिएगा। मैं इधर वाला पोर्शन बता रहा हूँ।
देखिए जो फ्लोएम है, फ्लोएम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मैं उसका एक सेक्शन बनाकर दिखा रहा हूँ फ्लोएम का। ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं फिर समझाता हूँ। ये फ्लोएम होता है कि इस तरीके का, और फ्लोएम के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो इसमें मैं दिखा रहा हूँ। फ्लोएम के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो दिखा रहा हूँ कि जैसे ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है इधर से यहाँ तक, ये जो लंबा एक टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बीच में गैप भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो गैप है, दीज गैप्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। ये होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। इसको मैं बोल देता हूँ बेटा, ये जो पूरी लंबी एक चेन चली आ रही है, इस लंबी चेन को हम बोल देते हैं सीव प्लेट। SIEVE, सीव प्लेट। ये हो गया सीव प्लेट। कंडक्शन का काम करता है ये। कंडक्शन किसका होगा? वाटर का और मिनरल्स का।
ये जो बीच में इधर और इधर जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, दिस गैप इज नोन एज सीव, SIEVE, सीव ट्यूब, इसको बोलते हैं हम सीव ट्यूब। उसके बाद फिर जो इधर वाला ये पोर्शन है, ये जो आपको ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं लास्ट में बिल्कुल कॉर्नर में, दीज लॉन्ग ब्लॉक्स, इसको हम बोलते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसको बोल देते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो याद रखिए आप लोग बायो में डायग्राम्स की जरूर प्रैक्टिस करें, डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है। डायग्राम्स की प्रैक्टिस सभी बच्चों को होनी चाहिए। ये फ्लोएम फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जो ये वाला सेल है, इसमें जो बीच का पोर्शन है, इसको बोल देते हैं बेटा कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स का वही फंक्शन है कि ये कंपेनिएट करते हैं, मतलब जो भी फंक्शंस हैं, बाकी सेल्स के जितने भी फंक्शंस हैं, उनको सपोर्टिंग रोल, ये सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड करते हैं। अब जरा देखिएगा, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा का डायग्राम किधर है? इधर है हिस्सा इसका, ये इस तरफ बनता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये है। दीज आर कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स। ठीक, और ये हो गई हमारी सीव ट्यूब्स। और फ्लोएम फाइबर इज जस्ट लाइक जाइलम फाइबर, के जाइलम फाइबर मैंने कहीं दिखाई नहीं। तो ये जितना भी बना हुआ है, ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स, ये जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये सब जाइलम फाइबर के ही बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सपोर्टिंग का काम करते हैं जाइलम फाइबर में या फ्लोएम फाइबर से। बताइए जी, क्लियर है? अनमोल, आदित्य, क्लियर है? Yes, sir. दिव्यांशी और गरिमा, तुम दोनों बताओ, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और इंदर? यस सर। अच्छा बेटा, आवाज नहीं आ रही थी बहुत देर से, मैंने पहले भी बोला था। न्यासा और प्राजक्ता, Yes, sir. क्लियर है? चलिए, Yes, sir. ठीक है। तो ये इसका फ्लोएम फाइबर का डायग्राम हो गया। आगे देखते हैं कि अब अलग अलग पार्ट्स के फंक्शन। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स। ये जो सीव ट्यूब्स होती हैं, सीव ट्यूब्स, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है, लंबा लंबा स्ट्रक्चर होता है। तो इनके अंदर परफोरेटेड वॉल्स होती है। परफोरेटेड मतलब जिनमें छोटे 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 होल्स रखे होते हैं, उसको बोलते हैं परफोरेशन। तो परफोरेटेड वॉल्स होती हैं। कि परफोरेटेड वॉल्स किसके लिए हो गई? वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए। उसके बाद सीव ट्यूब्स में हमने इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल्स कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस इन इट, ठीक है। फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम और जाइलम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जाइलम में एक ही तरफ मिनरल्स मूव करते हैं, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, जबकि फ्लोएम में क्या होता है कि मिनरल्स दोनों डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि फ्लोएम में, जाइलम में सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, तो फ्लोएम में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन भी होता है, एब्जॉर्प्शन के साथ में रिलीज भी करते हैं वो कुछ चीजें, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स, तो ऑक्सीजन जो रिलीज होगी, दैट इज विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम ओनली, ठीक है। तो फ्लोएम जो है वो दोनों तरफ का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जबकि जाइलम सिर्फ एक तरफ का ट्रांसपोर्टेशन करता है। उसके बाद फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। फ्लोएम का काम क्या होता है? ये लीव्स से फूड को लेता है और बाकी के प्लांट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के बाकी पार्ट्स में ये फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, लीव से लेकर। एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। फ्लोएम फाइबर को छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा जितने भी फ्लोएम के सेल्स हैं, जितने भी फ्लोएम के सेल्स हैं, जैसे पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब, सीव प्लेट, कंपेनियन सेल्स, ये सारे के सारे लिविंग सेल हैं, बाकी जो है वो डेड होते हैं। ठीक है जी, बताइए, ये क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes. हाँ जी। तो इसमें ये आपका खत्म हो गया प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे टिश्यूज में, तो जो हमारा पूरा चैप्टर है टिश्यूज वाला, उसमें दो ही टॉपिक्स हैं। पहला हो गया प्लांट टिश्यू जो कंप्लीट हो गया, उसके बाद है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू स्टार्ट करते हैं अभी।
चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू। अब जो एनिमल टिश्यूज हैं, जैसे हमने सबसे पहले प्लांट टिश्यूज की भी बात करी थी, तो प्लांट टिश्यूज हमारी दो तरीके की थी। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थी और एक हमारी परमानेंट टिश्यू थी। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की 3 टाइप्स देखी थी, फिर परमानेंट टिश्यू की 2 टाइप्स देखी थी, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक इसी तरीके से जो हमारी एनिमल टिश्यूज हैं, अब मतलब हम एनिमल्स की बात करेंगे, प्लांट्स की बात अब खत्म हो गई। तो एनिमल टिश्यूज जो है, इसी तरीके से एनिमल टिश्यूज की ब्रॉड क्लासिफिकेशन 4 तरीके की होती है। पहली होती है एपिथेलियल टिश्यू, 4 टाइप्स होती है इसकी, 4 टाइप्स। पहली होती है बेटा एपिथेलियल टिश्यू, फिर एपिथेलियल टिश्यूज की भी कुछ टाइप्स होंगी, वो हम अलग से एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ेंगे। दूसरी होती है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरी होती है मस्कुलर टिश्यूज, और चौथी होती है नर्वस टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू ये कहाँ पर पाई जाती है प्लांट्स में? एपिथेलियल टिश्यू हमें कहाँ मिलती है? हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए, जैसे प्लांट्स का, सॉरी एनिमल्स में, अगर मान लीजिए हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं, तो जो एक्सटर्नल कवरिंग होगी, बिल्कुल एक्सटर्नल कवरिंग, हम भी एनिमल्स की तरह ही हैं। तो आप ये देखिएगा कि जो एक्सटर्नल कवरिंग होगी हमारी बॉडी की, उसको हम बोलेंगे कि वो बनी है एपिथेलियल टिश्यू की। वो देखते ही सबसे पहले समझ में आता है क्या, ये जो स्किन है या फिर ये जो हेयर्स हैं, तो ये एक्सटर्नल कवरिंग होगी हमारी बॉडी की। तो हम ये कहते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, तो इसका मतलब मैं एक्सटर्नल कवरिंग की बात करूंगा। फिर नेक्स्ट आती है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की अब हम बात करेंगे, तो ये ऐसा हो गया कि मेरी आईज को मेरे ब्रेन से कौन कनेक्ट करता है, ठीक, मेरे ईयर्स को मेरे ब्रेन से कौन कनेक्ट करता है, मेरे हाथ को मेरे शोल्डर से कौन कनेक्ट करता है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उनको हम इस कैटेगरी में पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू, जो हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं, वो अलग अलग टाइप की मसल्स हैं। मसल्स का बोन्स से कनेक्शन, बोन्स जिनको हम लिगामेंट बोल देते हैं, ठीक है, बोन्स, बोन मैरो, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू, जैसे कि नाम से ही पता है कि यहाँ पर न्यूरॉन्स की बात करेंगे कि ब्रेन के अंदर कौन कौन सी टिश्यूज होती हैं। तो यहाँ पर हम ब्रेन की टिश्यू की बात करेंगे, नर्वस टिश्यू की। तो ये 4 क्लासिफिकेशन है, मैं कल करवाता हूँ इसको। एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको एपिथेलियल टिश्यूज तक, एपिथेलियल टिश्यू पूरा कंप्लीट, ये मैं आपको नोट्स में भेज चुका हूँ। अब हमारे 3 बचे हुए हैं, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। ठीक, तो प्लांट टिश्यू पूरा है आपके पास नोट्स में, उसको लर्न कर लो, एक भी चीज मत छोड़ो। मुझे ऐसा ध्यान है शायद मैं आपको 10 या 11 पेज टोटल भेज चुका हूँ उसके, इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर आप कंप्लीट करिए, बिल्कुल टाइमली मैं इसको फिनिश करा दूंगा। ठीक है, चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे।